अलास्का में अपने दादा दादी के पास छुट्टियां मनाने गई आन्या अब लगभग 15 साल की होने वाली थी। कुछ 2 हफ्तों के बाद ही उसका जन्मदिन भी आने वाला था। हर बच्चे की तरह वो भी अपने जन्मदिन के लिए बहुत खुश थी। हड्डियों को कपा देने वाली सर्दी के बीच एक छोटे से कैबिन में उसके दादा दादी रहा करते थे। अपनी दादी के साथ बैठी आन्या फायर प्लेस के सामने बैठी अपनी दादी से बातें कर रही थी। बातों ही बातों में उसने अपनी दादी से कहा, दादी मुझे भी कोई भूत की कहानी सुनाओ ना। मेरे सभी दोस्त अपने दादा दादी के पास जाते हैं तो उनके पास कई सारी कहानियां होती हैं। आप मुझे कभी कोई कहानी नहीं सुनाते, प्लीज़ आज सुनाओ ना। मासूम आन्या की तरफ देखते हुए उसकी दादी बोली, अरे बेटा क्या सुनाऊं, तेरे दादाजी से पूछ, वो जवानी में बहुत जंगल जाया करते थे, उनके पास कई सारी कहानियां होंगी। आन्या अपने दादाजी के पास भाग कर गई और बोली, दादाजी आज आप ही मुझे कोई कहानी क्यों नहीं सुनाते। दादी हमेशा यही करती है, वो मुझे कभी कोई कहानी नहीं सुनाती। क्या आप दोनों मुझसे प्यार नहीं करते या ऐसा सोचते हैं कि आन्या डर जाएगी? अब मैं नहीं डरती, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मुझे अभी के अभी कोई डरावनी सी कहानी सुना दो ना दादू, प्लीज़। अपनी पोती की इस मासूम सी शक्ल और बचपने भरी बातों से जैक मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा अन्या, कुछ नहीं है जैसा तुम्हें लगता है, तुम तो मेरी बहादुर बच्ची हो। आओ बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें एक भयानक राक्षस की कहानी सुनाता हूँ। अपने दादाजी की बात को सुनकर आन्या बहुत ज़्यादा खुश हो गई और खुशी खुशी उनके पास बैठकर कहानी सुनने लगी। जैक ने अभी कहानी सुनाना शुरू भी नहीं किया था कि उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। इस दस्तक ने 1 मिनट के लिए सभी को डरा दिया। जैक सोच में पड़ गया कि रात के इस समय आखिरकार कौन घर पर दस्तक दे रहा है। डरते हुए मैरी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने विलियम खड़ा था। दरअसल विलियम जैक का छोटा भाई था जो कि कई सालों से मिशिगन में रहता है और आज वो भी कई सालों के बाद अपने भाई से मिलने अलास्का आया है। विलियम को देखकर मैरी बोली, अरे विलियम तुम यहाँ कैसे? अरे फ़ोन ही कर दिया होता तो हम तुम्हें लेने आ जाते। इतनी बर्फबारी में तुम परेशान हो गए होगे। व्हील चेयर पर बैठा जैक अपने छोटे भाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। दोनों भाई आपस में गले मिले और बातें कर ही रहे थे कि आन्या दोनों की बातों को बीच में काटती हुई बोली, दादाजी ये गलत बात है ना, आप मुझे कहानी सुनाने वाले थे, आप तो विलियम अंकल से बातें करने बैठ गए, अब मुझे कहानी कौन सुनाएगा? आन्या की बात पर दोनों भाई हंसते हुए बोले, अरे बेटा आन्या, हम दोनों तुम्हें एक एक कहानी सुनाएंगे, तुम्हें नाराज नहीं करेंगे। जैक ने विलियम से कुछ बात की और फिर कहानी सुनाने से पहले आन्या की तरफ देखता हुआ बोला, मेरी बच्ची ये कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और खौफनाक है। तुम्हें कहीं भी डर लगे तो मुझे रोक लेना। ये कहानी मेरे दोस्त जैकब के साथ घटी घटना है। जैकब को शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था और उसके पास कई अलग अलग प्रकार की बंदूकें हुआ करती थी जिनका इस्तेमाल वो अलग अलग किस्म के जानवरों का शिकार करने में किया करता था। एक रोज जैकब अपने 3 दोस्त जिनका नाम टॉम, अब्राहम और पॉल था, उनके साथ कनाडा के एल्बर्टा में बसे बैफ नेशनल पार्क गए। उनको वहां पहुंचने में रात हो चुकी थी। थकान की वजह से चारों ने बॉन फायर जलाई और साथ लाया मटन पकाया, लेकिन ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। सर्दियों की वो रात बहुत ही ज़्यादा मायूस महसूस हो रही थी। टेंट के पास जल रही बॉन फायर के चारों ओर बैठे वो सब बियर पीते हुए आपस में बातें कर रहे थे। हर कोई अपने साथ लाई बंदूकों की तारीफ और खासियत बता रहा था। मस्ती मजाक के बीच गूंजी एक आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मुमकिन है वो छोटी सी लकड़ियों के टूटने की आवाज थी। जंगल के बीच से आती वो आवाज किसी को भी डराने के लिए काफी थी। जैकब ने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए पूछा, आखिर ये कैसी आवाज थी?
इतनी रात में यहाँ कौन होगा? जैकब के दोस्त टॉम ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे जंगल है, कोई गिलहरी या कोई खरगोश होगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारे पास बहुत बंदूकें हैं और आग भी जली हुई है, ऐसे में कोई भी जानवर हमारे पास आने से कतराएगा ही। टॉम की कही बात को सुनकर सभी दोस्तों ने अपनी अपनी बियर की बोतलों को करीब लाकर आपस में टकराकर एक साथ जोर से बोला, हंट फॉर लाइफ, हंट फॉर लाइफ। दरअसल ये उनका नारा हुआ करता था। वे जब भी शिकार पर जाते थे अपने शिकार की शुरुआत हमेशा इसी नारे से करते थे। इसके बाद सबने खाना खाया और अपने अपने टेंट में आराम करने चले गए। रात गहराती चली गई और सब धीरे धीरे नींद के आगोश में समाने लगे। कुछ देर बाद जैकब को उनके टेंट के आसपास किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। कई देर तक आती इन आवाज़ों ने जैकब के साथ उसके दोस्तों को भी नींद से जगा दिया। जैसे जैसे चलने की वो आवाज़ धुंधली होने लगी, वैसे ही तीनों दोस्तों को अपने अपने वॉकी टॉकी पर टॉम की आवाज़ सुनाई दी। टॉम उन्हें बता रहा था, दोस्तों ये शिकार का समय है, अपने अपने हथियार तैयार करो और जल्दी से उस आवाज़ का पीछा करना शुरू करो। टॉम की बात सुन सभी ने अपने अपने हथियारों को तैयार किया और उस आवाज़ के पीछे हो लिए। अभी वो लोग थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें अलग अलग दिशाओं से किसी के सूखे पत्तों पर चलने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, तो कभी छोटी टहनियों के टूटने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। चारों दोस्त एक गोल घेरा बनाकर अलग अलग दिशाओं में अपनी बंदूकों में लगे नाइट विजन लेंस से आसपास देख रहे थे। करीब 15 से 20 मिनट ऐसे ही एक जगह खड़ा रहने के बाद अब्राहम ने सभी को एक सुझाव देते हुए कहा, देखो भाइयों, इस तरह हम कभी भी उस जानवर का शिकार तो क्या, ये भी पता नहीं लगा पाएंगे कि वो चीज़ है क्या। मेरा सुझाव है हमें दो दो टुकड़ियों में बढ़ जाना चाहिए। जैसे ही किसी को वो नज़र आता है फौरन अपनी ओर उस चीज़ की लोकेशन वॉकी टॉकी पर अपडेट करें और सभी लोग लोकेशन मिलते ही जगह पर पहुंचेंगे। ये सुनकर सभी को अब्राहम की बताई तकनीक पसंद आई और उन्होंने डिसाइड किया कि सभी इसी तकनीक से उसका शिकार करेंगे। चारों दोस्तों ने दो दो की टीम बनाई। एक तरफ टॉम और अब्राहम थे और दूसरी तरफ जैकब और पॉल थे। दोनों टीम अलग अलग दिशा में गए। कुछ दूर जाने के बाद टॉम ने अब्राहम से कहा, तुम्हें दूसरी तरफ देखना चाहिए, जैसे ही कुछ पता चले वॉकी पर मैसेज देना। अब्राहम दूसरे रास्ते पर कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि उसे जंगल में एक अजीब सी शांति का आभास हुआ। ना हवा के बहने की आवाज़ थी, ना ही जंगल में रात को भोजन की तलाश में निकले छोटे जीवों और कीट पतंगों की। ये आभास होते ही अब्राहम ने अपना वॉकी टॉकी उठाया और बोलने लगा, टॉम, जैकब, पॉल, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अपनी बात रखकर अब्राहम जवाब का इंतज़ार कर ही रहा था, मगर जल्द ही उसे पता लग चुका था कि उसका वॉकी सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। उसकी कही कोई बात किसी के पास नहीं पहुंची। अब्राहम ने अपना रास्ता बदलने के लिए एक कदम पीछे लिया ही था कि घुप अंधेरे में चमकती दो पीली आंखों पर उसकी नजर पड़ती है और अगले ही पल वहां कुछ नहीं होता। अब्राहम इसे अपना वहम मानकर सावधानी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आने के साथ ही उसके कानों में धुंधली से एक आवाज सुनाई दी, अब्राहम, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो, मैं जख्मी हूँ। टॉम की इस आवाज़ को सुन अब्राहम बिना सोचे समझे जंगल की असीम गहराइयों में उतरता गया। लगातार टॉम को आवाज़ लगाते हुए वो एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां सड़े हुए मांस की बदबू वातावरण को दूषित कर रही थी। अब्राहम ने अपने आसपास टॉर्च जलाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही मानो खसक गई। अब्राहम के चारों तरफ अलग अलग जानवरों के सड़े गले शरीर पड़े हुए थे, मगर हैरानी की बात तो ये थी कि सभी जानवरों को एक ही तरीके से मारा गया था। पहले उनके गले को निशाना बनाया गया, फिर उनका दिल और लीवर खाकर शरीर को वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया। अब्राहम किस डर से गुजर रहा था इसका अंदाजा लगाना भी कल्पना से परे था। उसने फौरन अपना वॉकी टॉकी उठाया
और थरथराती हुई आवाज़ में बोलने लगा, हेलो कम इन, हेलो कम इन, 34 डिग्री नॉर्थ वेस्ट और 78.6 डिग्री साउथ मेरी लोकेशन है। अगर कोई यहाँ सुन रहा है तो मेरी जान खतरे में है, मेहरबानी करके मुझे बचा लो। इतना बोलकर अब्राहम ने अपना वॉकी टॉकी वहीं पर गिरा दिया और पेड़ पर चढ़ के बैठ गया। दूसरी तरफ पॉल को अब्राहम का संदेशा मिल चुका था, मगर वो अब्राहम से बिल्कुल उल्टी दिशा में करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर था। उसने टॉम और जैकब से बात करने की कोशिश की, मगर असमर्थ रहा। आखिरकार उसने अकेले ही अब्राहम की मदद करने का फैसला किया। पॉल अब्राहम को आवाज़ देता आगे बढ़ ही रहा था कि उसके कानों में भी वही आवाज़ गूंजी, पॉल मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। इसके बाद दोबारा से वही अलौकिक शांति फिर से छा गई। आवाज़ की ओर बढ़ता पॉल 5 पेड़ों के बीच आ खड़ा हुआ और जोर जोर से टॉम को आवाज़ें लगाने लगा। छोटी छोटी झाड़ियों में अचानक हुई हलचल ने पॉल का ध्यान अपनी ओर खींचा तो उसके सामने एक 8 से 9 फीट ऊंचा जीव खड़ा हुआ था। इतनी भयानक शक्ल उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। हिरण का चेहरा लिए, इंसानी शरीर जिसके हाथ घुटनों तक लंबे थे, अपनी पीली आंखों से पॉल को घूरे जा रहा था। अजीब सी आवाज़ें निकालता वो जीव पॉल की ओर बढ़ने लगा तो पॉल ने बिना कुछ सोचे समझे अपने ऑटोमेटिक गन से अंधाधुंध गोलियां उस जीव पर बरसा दी। गोलियां खत्म हो गई, मगर उस जीव को जरा भी चोट नहीं लगी, बल्कि उस जीव का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ चुका था। उसने अपने लंबे हाथों के नुकीले पंजों द्वारा एक ही वार में पॉल का हाथ उखाड़ के धड़ से फेंक दिया। दर्द से कराहता हुआ पॉल बचने के लिए भागना चाहता था, मगर उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा कर वो भागने लगा, मगर उसकी ये तकनीक किसी काम की नहीं बची थी। जिस जीव से उसका सामना हुआ था वो जाना माना वहशी वेंडिगो था। दर्द और डर का भाव साथ मिलकर ऐसी भयानक आवाज़ पैदा कर रहे थे जो किसी के भी दिल को रौंदने के लिए काफ़ी थी। पेड़ों पर उछलता वेंडिगो दोबारा पॉल के सामने आ खड़ा हुआ और एक ही झटके में पॉल के दोनों पैरों को पकड़कर उसे हवा में लटका दिया। जान की भीख मांगता पॉल मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी दर्द और डर से भरी चीखें थोड़ी दूर शिकार कर रहे टॉम के कानों में पड़ी और वो पॉल की मदद के लिए आवाज़ की दिशा में भागने लगा। थोड़ी ही देर में उसके सामने एक बहुत ही घिनौना और डरावना दृश्य था। वेंडिगो ने पॉल के दोनों पैरों को अलग अलग दिशा में खींचकर उसे बीच से 2 टुकड़ों में बांट दिया था। खून में लथपथ वेंडिगो गुस्से भरी नज़रों से टॉम की तरफ देख ही रहा था कि अपनी जान बचाने के लिए टॉम ने अपने हाथ में पकड़ी शॉट गन से एक के बाद एक 15 राउंड फायर कर दिए। अगर यहाँ शेर भी होता तो इस वार से वो भी नहीं बच पाता, मगर जैसे ही धुआं छटने लगा टॉम को अपनी मौत साफ साफ नजर आने लगी, क्योंकि वेंडिगो पर किसी भी गोली का कोई असर नहीं हुआ था। एक हाथ में पॉल का दिल और दूसरे हाथ में उसका लीवर लिए वो खड़ा वेंडिगो चीखता हुआ टॉम की ओर दौड़ पड़ा। अपनी बंदूक को वहीं फेंक टॉम मदद की गुहार लगाता हुआ जंगल में इधर से उधर भाग रहा था। वहीं दूसरी तरफ वेंडिगो 2 पैरों पर किसी इंसान की तरह भाग रहा था। उसके मुंह में दबा पॉल का दिल खून की धार बनाता आगे बढ़ रहा था। टॉम की चीखें सुन अब्राहम ने पेड़ से नीचे उतरकर टॉम की जान बचाने का फैसला किया और अपनी असॉल्ट राइफल आवाज़ की दिशा में तानकर भागने लगा। थोड़ी दूर भागने पर उसे झाड़ियों में हलचल नजर आई और बिना सोचे समझे अब्राहम ने 4 गोलियां झाड़ियों में ही चला दी। जब उसे सामने से कोई प्रतिक्रिया होती नजर नहीं आई तो दबे पांव अब्राहम झाड़ियों में घुस गया, मगर उसने जिस पर गोली चलाई थी वो वेंडिगो नहीं था, बल्कि उसका जिगरी दोस्त टॉम था। चारों गोलियों के सिर में लगने की वजह से टॉम की मौके पर ही मौत हो गई। उसके सिर में हुए छेदों से खून के फव्वारे निकल रहे थे
जिस वजह से अब्राहम के सारे कपड़े खून में सन चुके थे। अपने दोस्त की मौत का शोक मनाता हुआ अब्राहम रोते रोते टॉम के वॉकी टॉकी पर बोलने लगा। टॉम अब नहीं रहा। हम जिसका शिकार करने आए थे वो अब हमारा शिकार कर रहा है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागने में ही सबकी भलाई है। 5 मिनट में सभी कार के पास पहुँचो, नहीं तो हमारी मौत भी पक्की है। किस्मत से ये मैसेज जैकब तक पहुँच चुका था। अपने साथियों की तलाश में परेशान जैकब भी मायूसी के साथ कार की तरफ बढ़ने लगा, मगर जब तक वो वहाँ पहुँचता अब्राहम और वेंडिगो आमने सामने खड़े थे। डर से कांपता हुआ जैकब एक पेड़ के पीछे छुप गया और अपनी आंखों से अपने दोस्त को उसने मरता हुआ देखा, मगर अब्राहम को आसान मौत नहीं मिली। वेंडिगो ने पहले उसके दोनों हाथों को तोड़ उसे हवा में उछाल उछाल कर अपने नुकीले पंजों से उसकी कमर और पेट पर अनगिनत घाव बना दिए, जिन घाव से रिसता हुआ खून उसके चेहरे और हाथों पर बहने लगा। अब्राहम के खून का कुछ देर स्वाद लेने के बाद वेंडिगो ने अपने जबड़े में अब्राहम का सिर डाला और एक ही झटके में उसे बिखेर कर रख दिया। फिर वो कुछ देर उसकी लाश के अंदर से दिल और लीवर को निकाल कर खाने लगा। खाते हुए उसके सुर्ख पीली आंखें जैकब को ही तलाश रही थी। करीब आधा घंटा डर के साए में रहने के बाद जैकब को एक मौका मिल ही गया। वो भागता हुआ कार में बैठा और पूरी रफ्तार से कार को भगाने लगा। जैकब ये बखूबी जानता था कि अगर उसे अपनी जान बचा ली है तो किसी भी तरह उसे इस जंगल से बाहर निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके दोस्तों की तरह ही वेंडिगो उसे भी मार डालेगा। जैकब अपनी सारी शक्ति से कार को दौड़ाने में लगा हुआ था और वो अब जंगल के किनारे भी पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर सांत्वना का भाव उमड़ पड़ा और वो भावुक हो गया, लेकिन किस्मत आज उसके साथ कुछ कम नजर आ रही थी। पेड़ों के बीच से भागता हुआ वेंडिगो जैकब की कार के साथ साथ भाग रहा था। अपने एक ही पंजे के सहारे वेंडिगो ने कार का दरवाजा ही उखाड़ फेंका। जैकब अब जल्दी ही पक्की सड़क पर पहुंचने वाला था और वहां पहुंचकर वेंडिगो भी उसका पीछा नहीं कर पाएगा। जैकब अब पक्की सड़क पर पहुंच गया था, मगर किस्मत आज उसके साथ थोड़ी कम थी। पेड़ों के बीच में से उड़ता हुआ एक हाथ आया और जैकब की दाहिनी हाथ को अपने साथ खींच कर ले गया। अब जैकब की जान कोई चमत्कार ही बचा सकता था, मगर जैकब ने अपनी हिम्मत को नहीं जाने दिया। एक हाथ से कार चलाते हुए उसने पूरा जंगल पार किया। हालांकि वेंडिगो अभी भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक वक्त के बाद अपने आप वेंडिगो भी पलट गया। आखिरकार जैकब ने हिम्मत ना हारकर अपनी जान बचा ही ली। जैकब की कहानी सुनकर जैक ने आन्या से पूछा, बेटी तुम्हें डर तो नहीं लगा? जैक की बात सुनकर आन्या बोली, नहीं नहीं दादाजी, अभी डर नहीं लगा। अभी तो विलियम अंकल की कहानी बाकी है। उस छोटी सी बच्ची को इतना एक्साइटेड देख विलियम को भी हंसी आने लगी और हंसते हुए विलियम बोला, डरना मत आन्या, अगर डर गई तो समझ लेना। इतना बोलकर विलियम ने अपना गला थोड़ा ठीक करते हुए फिर सामने रखी बियर की बोतल से एक बड़ा घूंट पीते हुए विलियम ने कहानी सुनाना शुरू किया। ये बात आज से कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, शायद तुम्हारे जन्म से थोड़े ही वक्त की पहले की होगी। 2 दोस्त एक साथ यहीं पार्टी करने आया करते थे। एक का स्टीव नाम था। सुना था वो बड़ा ही मजाकिया लड़का था। वो दोनों कुछ महीनों में एक बार यहाँ जरूर आते थे और साथ में ड्रिंक करते हुए अपने अपने ऑफिस की बुराइयां करते, कुछ बच्चों वाले गेम्स खेलते। एक दिन उनके अंदर का बच्चा सो रहा था तो दोनों ने सोचा बड़ों वाला काम कर लेते हैं। वो दोनों दोस्त अपनी अपनी शॉटगन साथ में लेकर गिलहरियों जैसे छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने चले गए। जंगल शांत था और शिकार के लिए मौसम भी इस माहौल को खूबसूरत बना रहा था। जंगल में घूमते घूमते वो एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर से झरने के बहने की आवाज़ आ रही थी। दोनों दोस्तों ने सोचा एक बार अंदर घूमकर आना चाहिए।
अगर कोई खतरा महसूस होता है तो दोनों के पास बंदूकें भी थी। गुफा आगे से थोड़ी छोटी थी, मगर जैसे जैसे वो लोग अंदर बढ़ रहे थे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुफा के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद स्टीव की नज़र एक दीवार पर पड़ी जिस पर नेटिव अमेरिकी लोगों के द्वारा बनाई गई कुछ चित्र और कुछ उन्हीं की भाषा में लिखे हुए शब्द थे। आश्चर्यजनक रूप से स्टीव को पता चला कि उसका दोस्त भी एक नेटिव अमेरिकी ट्राइब का वंशज है और उसे वो भाषा पढ़ना भी आता है। कुछ गीतों के और हंसते मुस्कुराते चेहरों के बीच एक अजीब सी आकृति भी बनी हुई थी। जब स्टीव के दोस्त ने उसे पढ़ा तो वो समझ गया वहाँ क्या है। डर से पसीने पसीने होने के साथ ही स्टीव के दोस्त ने वहाँ से भागना ही सही समझा, क्योंकि वो व्यक्ति ये बात समझ चुका था कि वहाँ जिसका चित्र था वो कोई और नहीं, बचपन में सुनाई जाने वाली दादी नानी की कहानियों का सबसे खूंखार शिकारी दैत्य वेंडिगो है। उस गुफा में कुछ तो ऐसा था जिसे देखकर स्टीव का दोस्त मन ही मन में बहुत खुश लग रहा था। शायद गुफा के अंदर देखी हुई वो चीज़ क्या थी उसे पता था और शायद उसका इस्तेमाल करना भी जानता था। बहरहाल वो लोग वहाँ से चले गए। अब स्टीव को भी थोड़ा शक होने लगा। अपने शक की बुनियाद पर एक दिन स्टीव ने पूछ ही लिया, अरे भाई आखिर हुआ क्या है तुझे? बड़ा अजीब बर्ताव करने लग गया है। अब अकेले चला जाता है कैबिन भी, मुझे पूछता भी नहीं। अरे हालत देख अपनी कैसी हो रही है, जैसे रोज किसी के खेत में बैल बनकर जुताई कर रहा है। स्टीव की बात को सुनकर उसका दोस्त हंसने लगा और बोला, अरे आज चलते हैं कैबिन, तुझे किसी से मिलवाना भी तो है। अच्छे से तैयार होकर आना, अगले को नाराज मत कर देना। स्टीव के चेहरे पर हैरानी और परेशानी दोनों भाव एक साथ उमड़ पड़े, मगर फिर भी ना जाने क्यों वो अगली शाम अपने दोस्त के साथ कैबिन में चला गया। सामने का नज़ारा हर बार से बिल्कुल अलग था। टेबल सजी हुई थी, कमरा पीली रोशनी में जगमगा रहा था। पता नहीं कौन सा अजीब गाना ग्रामोफोन में बज रहा था। स्टीव ने अंदर का माहौल देखते हुए अपनी उत्सुकता को छुपाए बिना आखिरकार पूछ ही लिया, अरे भाई ये क्या हो रहा है यहाँ? इतना सब इंतजाम किसके लिए और कौन सा गाना बजा रखा है? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या करने का इरादा बना रखा है भाई तूने? अरे आखिर करना क्या चाहता है? लड़की आने वाली है क्या आज? लेकिन स्टीव की बातें सुन उसका दोस्त हंसने लगा और बोला, अरे नहीं नहीं भाई, कोई नहीं आ रहा यहाँ, सिर्फ तुम और मैं ही है। दरअसल मैंने सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए, तो ये सब यहाँ पे इंतजामात किए हैं। इसके बाद दोनों दोस्त टेबल पर बैठे हंसी मजाक करते हुए दोनों खाना खा ही रहे थे कि अचानक से स्टीव के कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने पहले कभी इतनी भयानक आवाज़ नहीं सुनी थी। खाना खाते हुए स्टीव का हाथ अपनी जगह पर जम सा गया। डर से भयभीत स्टीव ने अपने दोस्त को देखते हुए पूछा, कि क्या हुआ यार, तुझे भी कोई आवाज़ सुनाई दी क्या? मगर सामने बैठे दोस्त ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए खाने पर ध्यान देने की सलाह दी। अपने मन का वहम मानकर स्टीव ने भी खाना खाना जारी रखा, मगर कहीं न कहीं उसे अब सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। बहरहाल उसने अपने आप को संभालते हुए दोबारा खाने पर ध्यान केंद्रित किया। स्टीव ने कुछ निवाले ही खाए थे कि कैबिन की खिड़की से एक भयानक सा चेहरा उसी को घूर रहा था। उस चेहरे को देखकर स्टीव के हाथ से चम्मच ही छूट गया। डर और खौफ से स्टीव के मुंह से चीख निकल पड़ी और वो टेबल छोड़कर खड़ा हो गया। स्टीव को डरा हुआ देखकर उसके दोस्त ने सांत्वना देते हुए स्टीव को शिकार के लिए तैयार कर लिया। डरा हुआ स्टीव अपने दोस्त को लेकर जंगल तो चला गया, मगर वो आने वाले खतरे से बिल्कुल बेखबर था। जंगल में अंदर जाते जाते अंधेरा भी घना होता जा रहा था। इसी बीच आती कीट पतंगों की आवाज़ें माहौल को नॉर्मल कर रहे थे। आगे चलते चलते स्टीव को ये पता ही नहीं चला कि कब उसके दोस्त ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। अचानक से हुई एक सीटी की आवाज़ ने स्टीव को अपनी जगह पर ही रोक दिया।
जैसे ही वो पलटा, जंगल से आती आवाज़ें अब शांत हो चुकी थी। जंगल ने अब अलग ही रूप धारण कर लिया था। स्टीव अब अपनी सांसों की आवाज़ भी सुन पा रहा था। उसका दिल इस खामोशी को सहन नहीं कर पाया और जोर जोर से धड़कने लगा। डर से चिल्लाता हुआ स्टीव अपने दोस्त को आवाज़ें दिए जा रहा था, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। डर से स्टीव एक ओर से दूसरे ओर भाग रहा था, मगर उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। डर अब स्टीव के सिर पर ऐसा चढ़ गया था और उसी डर ने स्टीव को दोबारा उस गुफा में पहुंचा दिया जहां दोनों दोस्तों ने वो अजीब से चित्र बने हुए देखे थे। अभी स्टीव को उस गुफा में गए थोड़ी ही देर हुई थी कि एक अजीब सी सीटी की आवाज़ स्टीव के कानों में पड़ी। जंगल से भागते हुए एक अजीब सा जानवर स्टीव की तरफ आया और उसने स्टीव को ज़मीन पर गिरा दिया। दर्द में चीखते हुए स्टीव ने जब उस जानवर को ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं, वेंडिगो था। और उस वेंडिगो के दाएं हाथ के ऊपर एक बहुत बड़ा घाव नजर आया जो बहुत हद तक ठीक भी हो चुका था। वेंडिगो ने अपने नाखून से स्टीव के शरीर पर अनगिनत घाव बना दिए। स्टीव जो दर्द महसूस कर रहा था वो कोई भी महसूस नहीं कर सकता था। खून के फव्वारे हवा में उछल उछल कर दूर गिर रहे थे। कुछ देर ऐसे ही कट लगाने के बाद वेंडिगो ने एक हाथ को स्टीव के पैर पर फेरा और एक ही झटके से उसे घुटने से अलग कर दिया। स्टीव दर्द से और ज़्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो गया। जब स्टीव की आंखें खुली तो उसने अपने दोस्त को पास खड़ा पाया और दूसरी तरफ वेंडिगो उसका बहा हुआ खून चाट रहा था। स्टीव का दोस्त उसे देखता हुआ बोला, तुम्हें याद है स्टीव, जब हम पहली बार इस गुफा में आए थे तो यहाँ बने चित्रों के साथ कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। स्टीव ने असमंजस भरी भावना में अपने दोस्त से कहा, मंत्र? कैसे मंत्र? स्टीव का दोस्त अपनी आवाज़ में गंभीरता लेते हुए दोबारा बोलना शुरू करता है, हाँ स्टीव, मंत्र। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था वहाँ गाने छापे हुए हैं। दरअसल वो गाने नहीं थे, वो हमारे पौराणिक मंत्र थे, वेंडिगो को काबू करने और उसे ठीक करने वाले मंत्र। हमारे ट्राइब अमेरिका में बसे शुरुआती लोगों की ट्राइब थी और हमारे पास तभी से वेंडिगो का ज्ञान मौजूद है। दुनिया ने बहुत कोशिश की हमें ख़त्म करने के लिए, मगर हम आज भी जिंदा हैं और अब हमारा पौराणिक ज्ञान भी। एक दिन मैं इस जंगल में घूम रहा था और मुझे अधमरी हालत में ये वेंडिगो एक पेड़ के पास पड़ा मिला। बेचारा बच्चा, इतनी ताकत भी नहीं थी इसमें कि मुझे थोड़ी भी चोट पहुंचा सके। तो मैंने अपने मंत्रों, खून, मांस और कुछ जड़ी बूटियों की मदद से उसे ठीक कर दिया और अब वो मेरा दोस्त है और मैं अच्छे दोस्त का फर्ज निभाते हुए हर कुछ दिनों में एक इंसान इसे खाने को ला कर देता हूँ, जैसे कि आज तुम्हें लाया हूँ। ये सुनकर स्टीव के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। स्टीव के दोस्त ने दोबारा सीटी बजाई। सीटी की आवाज़ सुनते ही वेंडिगो भागा भागा स्टीव के पास आया और एक एक कर उसके चारों हाथ और पैरों को अलग कर दिया और बड़े आराम से उसका दिल निकाल कर खाने लगा। आन्या ये कहानी सुनकर सच में डर चुकी थी। विलियम ने उसके डर को भांपते हुए कहा, जानती हो आन्या, वो वेंडिगो आज भी इसी जंगल में घूमता है और जो इंसान उसे पहले हर कुछ दिनों में खाने को इंसान लाकर देता था, अब वो खुद भी इंसानों को खाने लग गया है। इतना बोलकर विलियम ने अपने पैरों को टेबल पर रखा और दोनों हाथों को सिर के पीछे लेकर आराम से मुद्रा में बैठ गया और वही सीटी की आवाज़ अब विलियम निकाल रहा था। सीटी की आवाज़ सुनते ही वेंडिगो भागते हुए घर में आया और विलियम को छोड़कर सभी को नोच खाया। खून का एक तालाब सा उस घर के बाहर बन गया था। इसके बाद विलियम अपनी गाड़ी उठाकर अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ा।